Hello everyone, this is Shruti. Welcome to CrackX. We are doing polity series of M. Lakshmikant and today we are going to do chapter 7, that is citizenship. So be ready for it guys, because in this chapter we will be reading that how do the citizens of India acquire the citizenship and repeal it. So acquisition of citizenship, and what does the citizenship mean in our country, how it is different from other country, what significance does it hold, and what are the provisions that are given in our constitution relating to the citizenship. All of this is going to be covered in this chapter. वैसे कि बात की जाए तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है, बिकॉज काफ़ी टाइम से ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे, बट कीपिंग अनसर्टेनिटी ऑफ यूपीएससी इन माइंड, ऑब्वियसली ये चीज़ें और आगे चल के पूछी जा सकती हैं. सो वी विल बी फोकस्ड अपॉन डूइंग सो. बिल्कुल लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. सो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से आपको समझाते चलूँ, रैदर दैन कि हम लाइन टू लाइन पढ़ें बुक को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो ये मीनिंग और सिग्निफिकेंस हम यहाँ समझेंगे. सो जो सिटीज़नशिप है हमारे कंट्री का, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री विच इज़ हैविंग अ फेडरल स्ट्रक्चर. जैसे कि अगर हम बात करें यूएसए की, ठीक है, ऑल्दो वी ऑल्सो फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर बट वी डज नॉट फॉलो द प्योर फेडरलिज्म, राइट. यूएसए फॉलोज अ प्योर फेडरलिज्म जहाँ पे स्टेट के खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं. हमारे यहाँ ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है. वी आर लाइक अ यूनियन, राइट. तो हमारे यहाँ जो है सिटीज़नशिप है, दैट इज़, अगर सिटीज़नशिप की बात की जाए, कंपेयर किया जाए, तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीज़नशिप है, राइट. और यहाँ पे डुअल सिटीज़नशिप चलता है, ठीक है. सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब यह है कि आप कहीं भी किसी भी टेरिटरी में आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू विल बी कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड नॉट अ सिटीज़न ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग. लाइक सपोज़ कि आप इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु या बिहार. इट डजेंट मैटर, अगर आप कर्नाटका से हो, आप कहीं भी बाहर जाते हो, या इंडिया के भी किसी टेरिटरी में आप जाते हो, किसी स्टेट में आप जाते हो, इट डजेंट मैटर, यू विल बी कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड यू विल बी होल्डिंग ओनली वन सिटीज़नशिप, दैट इज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कर्नाटका का सिटीज़नशिप अलग से दिया जा रहा है या किसी भी तरीके से आप स्टेट को रिप्रेजेंट करो. इफ़ यू आर गोइंग wherever outside the territory, you will be representing your country and not the state. Okay, this is what the citizenship, single citizenship mean. Dual citizenship में होता है कि एक citizenship is given on base of the country, आपको एक कंट्री का सिटीजनशिप मिलता है, एंड तो दूसरा आपको मिलता है स्टेट का सिटीजनशिप जहाँ से आप बिलोंग करते हो. ओके, ठीक है. तो एक कंट्री का सिटीजनशिप होता है और एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है, बिकॉज यूएसए इज मेड एज अ यूनियन बाय द अग्रीमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स दैट हैज़ अग्रीड टू बिकम द पार्ट ऑफ द यूनियन, राइट. तो वो जो स्टेट के सिटीजन्स हैं, अगर वो देखो, जैसे कि आपके पास तो एक यूनियन का सिटीजनशिप है, तो आपको एक सेंस ऑफ यूनियन फीलिंग देगा. बट जैसे ही आप स्टेट की सिटीजनशिप को भी एक्वायर कर दो, बिकॉज यू कैन होल्ड टू सिटीजनशिप, आपके पास दो सिटीजनशिप होने से, तो द मोमेंट यू होल्ड अ स्टेट सिटीजनशिप, ठीक है, वैसे ही ये काउंटर हो जाता है, क्योंकि अब आप सेंस ऑफ यूनिटी फील ही नहीं कर पाओगे. इवन दो यू आर बिलोंगिंग टू द सेम कंट्री, आप जब दूसरे स्टेट में जाते हो उस सेम कंट्री के, यू विल नॉट फील द बिलोंगिंगनेस, बिकॉज यू हैव अक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड दस देयर विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इसका बेसिक नेगेटिव पार्ट यही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है. दैट इज़ वाई, क्योंकि आपके पास सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली यू विल फील द डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू विल गो इन सम अदर स्टेट, क्योंकि आप उस स्टेट के मेंबर नहीं हो. ठीक है, आप उस स्टेट के मेंबर नहीं हो. जैसे आप किसी आपके सब्सक्रिप्शन को लेते हो और उसके मेंबरशिप को अवेल करते हो, तो आपको कुछ ऐसे पर्क्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो सिर्फ आपको दिए जाते हैं और किसी को नहीं दिए जाते जो उनके सब्सक्रिप्शन को नहीं ले रखे हैं या उनके सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, ऑब्वियसली. तो
यही होता है, जब आप स्टेट के किसी सिटीज़नशिप को होल्ड करते हो तो आपको वो पर्क्स और बेनिफिट्स वो स्टेट देता है जो उन लोगों को नहीं देगा जो बाकी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इवन इफ़ अगर वो उस कंट्री के का ही स्टेट है तो, राइट। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है, यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं करता है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग अबाउट इट। ओके, सिंगल सिटीजनशिप में सेंस ऑफ यूनिटी आती है, ठीक है, जो हमने प्रेम्बल के फ्रैटर्निटी में भी पढ़ा था कि वी आर हैविंग अ सिंगल सिटीजनशिप, दैट इज़ वाई वी फील ब्रदरहुड अमॉन्ग ईच अदर, राइट। आप किसी भी स्टेट में जाओगे, यू विल बी कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, आपको अलग फील नहीं होगा। ऑल्दो ये यूनिफॉर्मिटी तो देता है, बट जो ये यूनिफॉर्मिटी है ना, जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश कर रहा है, बट ये जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है ये थोड़ा सा सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए और हर एक किसी को डिग्निटी और वेलफेयर मिल सके, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, कुछ सर्टेन क्लासेस के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, तो वो एक एक्सेप्शन है। बट जनरल फॉर्म में ये यूनिफॉर्मिटी देता है, सेंस ऑफ यूनिटी देता है, ब्रदरहुड और फ्रैटर्निटी को प्रमोट करता है। और ये जो आइडिया है ये कनाडियन मॉडल से लिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी डुअल सिटीजनशिप चलती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। और हमारे इंडिया में कैटेगराइज्ड हैं सिटीजन्स, या आप कह लो people whoever so is residing in the territory of India are classified into two category, that is the citizens and the aliens. तो अभी हमने देखा कि सिटीजन्स तो वो हुए जो मेंबर हैं इंडिया के, जिन्होंने एक सिटीजनशिप होल्ड कर रखी है, उन्हें वो पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे जो एलियंस को नहीं मिलेंगे। एलियंस कौन हुए? जो सिटीज़न नहीं है, जो बाहर के टेरिटरी से आकर रिसाइड कर रहे हैं एंड दे आर नॉट होल्डिंग आर सिटीजनशिप, ठीक है। तो एलियन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली, ठीक है, और दूसरे होते हैं एनिमी। तो ऑब्वियसली फ्रेंडली एलियंस वो होंगे जो उन कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनके साथ हमारी कंट्री के कॉर्डियल रिलेशंस है, हमारी कंट्री के अच्छे रिश्ते हैं, और एनिमी वो होंगे जिनके साथ या तो हम किसी वॉर में हो या किसी तरीके से भी मन मुटाव चल रहा हो किसी कंट्री के साथ। तो वो वहाँ के अगर कोई अगर वहाँ का कोई निवासी हमारे टेरिटरी में आकर रुकता है, रहता है, तो वो हमारे लिए एनिमी एलियंस कहलाते हैं, ठीक है। और सिटीजन्स का ऐसा कोई सिटीजन्स और एलियंस का क्लासिफिकेशन है कि सिटीजन्स वहाँ हुए ऑब्वियसली जिनके पास सिटीजनशिप है, एलियंस जिनके पास नहीं है, जिनमें से कुछ हैं जो हमारे जिनके साथ अच्छे रिश्ते हैं, वहाँ के लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं, एंड कुछ हैं जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, वहाँ के लोग आकर रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे और इनको नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर फ्रेंडली रिलेशंस एंड दीज आर नॉट। सो एंड ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही स्पेशल है, हम तो बिल्कुल ही स्पेशल है हमारे कंट्री के लिए, बिकॉज हमने मेंबरशिप ले रखा है। तो देयर आर सम पर्क्स एंड बेनिफिट्स दैट इज़ ओनली फॉर अस, लाइक, एंड दैट इज़ नॉट फॉर द एलियंस। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ जो सिर्फ हमारे लिए हैं, वो एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो हमारे लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए, और वो एलियंस को नहीं मिलते हैं। और वो कुछ प्रोविज़न्स हैं जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो सिर्फ हम अवेल करते हैं। आर्टिकल 22 का वो क्लॉज जिसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, वो सिर्फ हमें मिलते हैं, वो इन एलियंस को नहीं मिलते हैं। कुछ पोस्ट्स जैसे कुछ ऑफिशियल पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, ऑडिटर जनरल, एजी, तो ये सारे जो पोस्ट्स के ये सारे जो पोस्ट के लिए आप कहते हो ना पार्टिसिपेशन हो, या आप जो स्टैंड कर सकते हो इलेक्शन के लिए, वो सिर्फ इंडियन स्टैंड कर सकते हैं। दैट इज़ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन ओनली अवेल द पार्टिसिपेशन इन टू दोज इलेक्शंस, एंड वोटिंग राइट्स भी सिर्फ सिटीजन्स को मिलती हैं, ठीक है। होल्ड ऑफिस, स्पेशल ऑफिस जो भी मैंने बोला, प्रेसिडेंट हो गया या जो भी, तो उनके ऑफिसेस को होल्ड करने की भी प्रिविलेज सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है, एलियंस को नहीं मिलती। और एक एक्सेप्शन आप ये देखोगे कि मतलब एक्सेप्शन नहीं, और एक प्रोविज़न आप ये देखोगे कि इन यूएसए जो सिटीज़न बाय बर्थ होते हैं,
जो सिटीज़न बाई बर्थ होते हैं सिर्फ उन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने का हक मिलता है, राइट. दे आर ओनली एबल टू बी अवेल फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. इवन दो कोई सिटीज़न है यूएसए का बट वो बाय बर्थ सिटीज़न नहीं है, वो बाय नेचुरलाइजेशन है. नेचुरलाइजेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन या किसी और तरीके से वो सिटीज़न बना है बाद में, तो उन्हें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होने नहीं मिलता है. वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते. प्रेसिडेंट सिर्फ वो बनेगा यूएसए का जो उस वहाँ का सिटीज़न है बाय बर्थ. ओके, बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है. एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग द सिटीज़नशिप, even though if he or she is from by birth or by any means, by naturalization process also, अगर आप citizenship होल्ड करते हो तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें थी. अब हम वापस से अपने बुक में आते हैं. एंड तो ये सारी वैसी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई. मैंने कुछ भी इनमें से छोड़ा नहीं है, तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है. आप आर्टिकल्स देख लेना. जैसे आर्टिकल 15 में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ दीज थिंग्स, राइट टू इक्वलिटी गिवन टू जस्ट सिटीजन्स ओनली, राइट टू फ्रीडम इज़ गिवन टू अस ओनली जो इंडिया के सिटीजन्स है. कल्चरल एजुकेशन राइट्स 29 और 30 में जो दिए हैं सिर्फ हमें दिए होते हैं. राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ हमारे पास है. कंटेस्ट करने का भी पावर सिर्फ हमारे पास है. एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज हमारे पास है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. ठीक है, और अलॉन्ग विद अबव राइट सिटीज़न के की कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो कंट्री के लिए हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, क्योंकि ऑल्दो मतलब हमें कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न में हमारी कुछ ड्यूटी बनती है. अगर हमने सिटीज़नशिप होल्ड किया अपने कंट्री का तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारा कुछ फ़र्ज़ है उसके प्रति. तो वो ड्यूटी सिर्फ हमें निभानी है, जैसे पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ठीक है, हम ये एनिमी एलियन से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो हमारे नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें. हम भले ही कोई प्रोविजंस बना सकते हैं बट दिस इज़ नॉट देयर ड्यूटी, दिस इज़ आर ड्यूटी. ओके, ठीक है. डिफेंडिंग द कंट्री एंड सो ऑन. तो बोथ सिटीज़न बाय बर्थ एज वेल एज जो मैंने बताया वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है. ओनली सिटीज़न बाय बर्थ होल्ड करते हैं, नॉट अ नेचुरलाइज सिटीज़न. देन सिंगल सिटीज़नशिप के क्या पर्क्स होते हैं. ठीक है, और यूएसए में आप जानते हो सिंगल सिटीज़नशिप नहीं है, डुअल सिटीज़नशिप है. ठीक है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन द फेवर ऑफ its citizen in matters like right to vote, right to hold public offices, right to practice professions and so on. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम सिंगल सिटीजनशिप में अवॉइडेड होती है. एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट हम सेम ही चीज़ें इंजॉय करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना होता है. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस इज़ सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके, एक वेलफेयर कंट्री बन सके फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, वेदर दैट इंडिविजुअल इज़ फ्रॉम द लोअर कास्ट, दे शुड ऑल्सो बी गिवन द सेम डिग्निटी. तो उस डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए और कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमारे कंट्री के हित में है, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन. और जैसे आर्टिकल 16 में रेसिडेंस को एक क्राइटेरिया बनाया गया है फॉर हैविंग एन एम्प्लॉयमेंट. राइट, अगर आपको स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो इट मे बी सम प्रोविजंस ऑफ दैट यूनियन टेरिटरी और स्टेट कि आपको वहाँ का रेसिडेंस होना मांगता है. ठीक है, आपको वहाँ का रेसिडेंस चाहिए. तो इसके लिए एक एक्ट बना था कि द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट ऑफ 1957, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज़ किया था कि रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन होंगी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आपने देखा आर्टिकल 60 में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, लेकिन वहाँ पे रेसिडेंस नहीं वर्ड दिया है. तो उस को ध्यान में रखना है कि रेसिडेंस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे कंट्री में. अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या किसी और चीज़ों की बात आए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात आए, तो आप जिस स्टेट के रेसिडेंस हो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट है इसके थ्रू नॉन गैजेटेड पोस्ट इन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये 4 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे ये एक्ट लागू हुआ था. बट 1974 में ये जो हिमाचल प्रदेश है और मणिपुर और त्रिपुरा है, इन्हें हटा दिया गया और अब सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये
क्राइटेरिया है जहाँ पे रेसिडेंस के बेसिस पे ही कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो। फिर अंडर आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीज़न, ठीक है, ये तो एंड नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस, इसका मतलब कि स्टेट प्रोवाइड कर सकता है कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और प्रेफरेंस दे सकता है उनके अपने रेसिडेंट्स को इन मैटर दैट डू नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ठीक है, उन मैटर्स में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली इंडियन सिटीजन्स लिखकर राइट नहीं दे रखा है। जैसे एजुकेशन में इट इज़ नॉट कि सारे सिटीजन्स को बिल्कुल एजुकेशन में ऐसे स्पेशल राइट्स मिलेंगे। स्टेट्स को स्पेशल राइट्स बना सकता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कुछ एडिशनल राइट्स वो जोड़ सकता है जो सिर्फ उनके रेसिडेंट्स को ही बेनिफिट करेंगे, ठीक है। अ स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन इन इट्स रेसिडेंट, ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है, कुछ स्कीम्स होती हैं स्टेट के ऐसे जो सिर्फ उन रेसिडेंट्स को बेनिफिट करती है जो वहाँ के रहने वाले हैं। द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। इवन जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भी सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स या ट्राइबल एरियाज़ में आपका जाना प्रोहिबिटेड होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, राइट, ठीक है। आप इंटर नहीं कर सकते, रिसाइड नहीं करते, सेटल नहीं कर सकते ट्राइबल एरिया में, ताकि उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम, मैनर और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सेफ गार्ड किया जा सके और उनके ट्रेडिशनल वोकेशन और प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। टिल 2019 लेजिस्लेचर ऑफ ईस्ट वेस्ट स्टेट ऑफ, ठीक है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसके अंडर कुछ प्रोविजंस दिए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि उन पर्सनस को डिफ़ाइन किया गया था जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है, दैट इज़ अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हो तो परमानेंट रेसिडेंट होने का कोई डेफिनेशन होगा, दैट वाज गिवन। then confer any special rights and privileges on such permanent residents as respects to employment, तो उन permanent residents को कुछ perks and benefits मिल रहे थे in terms of employment under state government, acquisition of immovable property in the state, settlement in the state, right to scholarship, ठीक है, aid provided by the state government। तो ये सारे आर्टिकल 35A में दिए हुए थे, although ये आर्टिकल 35A में बाई द एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 के थ्रू ऐड हुए थे, जिसे आर्टिकल 370 में डाला गया था, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश किया इन 2019 और ये जो स्पेशल स्टेटस था अबॉलिश हुआ बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक द कनाडा, ये हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म राइट्स और टू गिव द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी, प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी एंड यूनिटी अमॉन्ग देम, वी हैव टेकन अप द कनाडा मॉडल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इसके बावजूद लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी कम्युनल राइट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कास्ट वॉर्स होते हैं, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि ये जो चेरिस्ड गोल ऑफ फाउंडिंग फादर्स थे सिंगल सिटीजनशिप को देने के पीछे, वो अभी तक उतनी बहुत ही पार्शियली सक्सेसफुल हो पाई हैं, ठीक है, फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाई हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो अंडर आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप्स के प्रोविजंस को प्रोवाइड करता है, जिसमें नीदर एनी परमानेंट नॉर एनी एलोबरेट प्रोविज़न दिए हुए। तो परमानेंट या एलैबोरेट प्रोविजंस नहीं दिए हैं। इसका मतलब यह है कि देयर कैन बी सम अमेंडमेंट दैट कैन बी डन ओवर दीज आर्टिकल्स एंड ये पावर पार्लियामेंट को दी हुई हैं कि वो इन आर्टिकल्स को रिपील कर सकते हैं, इन आर्टिकल्स में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, ठीक है, कि आप कैसे आप कैसे कहोगे कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, कौन सी वो क्राइटेरिया है दैट आफ्टर फुलफिलिंग विच यू कैन बिकम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और यू कैन बी कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप को अपने अंदर नहीं रखता है। जैसे जब हम आर्टिकल 5 to 11 पढ़ेंगे, हम ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेकर, क्या क्राइटेरियाज और प्रोविजंस है, ये पार्लियामेंट को दिए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, दैट इज़ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हैज़ बीन मेड फॉर द
प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। 5 to 11 में हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो प्रोविजंस है सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है, ना कि उसके एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप को लेकर, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि सिटीजन एक्ट ऑफ 1955 पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है फॉर दोज पर्पस, क्या कौन से पर्पस, लॉस ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 4 कैटेगरीज हैं जिसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब एक पर्सन सिटीज़न ऑफ इंडिया बन सकता है। दैट इज़ जनवरी 26, 1950 को एक पर्सन जिसका डोमिसाइल है, जिसका घर है इंडिया में, और फुलफ़िल करता है एनी ऑफ द 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशन क्या है कि वो बॉर्न हो इंडिया में, या तो उसके पेरेंट्स बॉर्न हो इंडिया में, और या फिर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो 5 साल से इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो वो ऐसे पर्सन जिनका घर है इंडिया में और जिनके 3 कंडीशंस हैं, घर सिर्फ होने से नहीं होगा, इसके अलावा 3 कंडीशंस कौन से हैं कि या तो वो बॉर्न हो, ठीक है, या और लिखा है, या उनके पेरेंट्स बॉर्न हो, ठीक है, इंडिया में, या वो 5 साल से, जैसे हम कह रहे हैं 26 जनवरी 26, 1950 से 5 साल पीछे तक, ठीक है, यानी कि 1945 जन 26, 1945, इस डेट से लेकर इस डेट तक अगर आप रेसिडेंट रहे हो इंडिया के, आप रिसाइड कर रहे थे इंडिया में, तो यू आर एलिजिबल टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। देन अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अब जो पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं उन्हें कैसे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो उनके जो भी ईदर ऑफ द पेरेंट्स है, मदर या फादर, वो या एनी ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स इज़ बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो जब इंडिया अनडिवाइडेड था उस टाइम पे अगर उनके ग्रैंड फादर या माता पिता का जन्म इंडिया में हुआ था, दैट अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया विथ 2 कंडीशंस। और वो 2 कंडीशंस क्या है कि वो माइग्रेट किए हों इंडिया में बिफोर 19 जुलाई 1948, ठीक है, एंड ही शी हैड बिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हीज़ माइग्रेशन, ठीक है, उसके बाद से वो इंडिया में ही रह गए हों, कि वो माइग्रेट किए हो जुलाई 1948 में, ठीक है, इस डेट से वो इंडिया में हो, और इससे बाद से वो वापस पाकिस्तान नहीं गए हो, और इसके बाद से इंडिया के ही रेसिडेंट रह गए हों, या फिर वो माइग्रेट किए हो इंडिया में आफ्टर जुलाई 1948 और उन्होंने रजिस्टर्ड किया हो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। और सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर करने के लिए उनका जो रेसिडेंट होना चाहिए वो 6 मंथ्स का होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ठीक है, 6 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हीज़र एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे उससे पहले से 6 मंथ से वो रिसाइड कर रहे होने चाहिए, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। ये सारी कंडीशंस थी उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए थे, और वही जो जुलाई 1948 के बाद से माइग्रेट किए थे, ठीक है। अगर इससे पहले किए होंगे तो ये सारे कोई भी प्रोविजंस आप पर लागू नहीं होंगे, आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जुलाई 1948 के बाद हुए हो तभी आप होल्ड करोगे, ठीक है। और इन सारे कंडीशंस के अलावा भी आपके ग्रैंडफादर एंड आपके माता पिता, या तो ग्रैंडफादर या आपके माता पिता इंडिया के अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होने चाहिए हों, ठीक है। फिर अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1, 1947, ठीक है, जो अब ये तो जुलाई 1948 की बात थी, जो मार्च 1, 1947 से पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हैं, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है। अब बट बाद में जाकर वो रीसेटलमेंट के लिए पाकिस्तान चले गए थे, वो भी इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, he she had to be resident in India for 6 months preceding the date of his application for registration। मतलब अब ये कैसे बनेंगे, नेचुरलाइज सिटीज़न बनेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे और इस एप्लीकेशन से पहले वो 6 मंथ तक रिसाइड करे होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इंडिया में 6 मंथ से रिसाइड कर रहे हो तभी आप उस एप्लीकेशन को भर कर दोगे, एंड दैट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट विल बी गिवन कि आप 6 मंथ से इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, ठीक है।
एक पर्सन जो कि एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट हु इज़ ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब वो पर्सन जो बाहर रहते हैं इंडिया के, ठीक है, लेकिन अगर उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो वो इंडियन सिटीज़न बन सकते हैं। अब इसमें क्या कंडीशंस है कि कैसे बन सकते हैं, तो उन्हें रजिस्टर करना होगा अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कंसेंसुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन कंट्री ऑफ हीजर रेसिडेंस, ठीक है। वो जिस भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं उन्हें वहाँ पर रजिस्टर्ड करना होगा कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एंड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। या तो वो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ऐसा बोल चुके हों कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया रजिस्टर कर चुके हों जहाँ भी वो रह रहे हैं उस कंट्री में, या फिर उसके बाद वो ऐसा रजिस्टर कर चुके हों अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, ऐसा वो बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया रजिस्टर कर चुके हैं उस कंट्री में जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं, तो उन्हें एलिजिबल माना जा सकता है टू बिकम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो प्रोविज़न है ये कवर करता है ओवरसी इंडियंस को जो हमारे टेरिटरी में नहीं रह रहे हैं, जो बाहर कहीं रिसाइड कर रहे हैं, उनको, इन इंडियंस को कवर करता है। एंड वो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारे क्लॉज थे, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, एंड पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ये सारे प्रोविजंस हमने पढ़े। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा हो ये चीज़, आप बस एक बार अभी मेरे समझाने के बाद एक बार अब थोड़ा सा रीड कर लोगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप आर एज फॉलोज, ठीक है। कोई भी पर्सन जो कि सिटीज़न है इंडिया और बनना चाहता है टू बी अ सिटीज़न इन इंडिया इफ़ ही शी हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी दिए हुए हैं। अगर आप सिटीज़नशिप एक्वायर करना चाहते हो तो वो सारे सिटीज़न जो कि इंडिया के हैं उन्हें फॉरेन स्टेट के सिटीज़नशिप को एक्वायर नहीं करना है, यानी कि आपको सिर्फ सिंगल सिटीज़नशिप दिया जाएगा। अगर आप किसी फॉरेन स्टेट के सिटीज़नशिप को एक्वायर करते हो तो आपके इंडिया का सिटीज़नशिप खुद ब खुद फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। हर वो इंसान जो कि सिटीज़न ऑफ इंडिया है उसे कंटिन्यू करना है और शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीज़न सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाता है इन टर्म्स ऑफ सिटीज़नशिप, उस लॉ को फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू मेक एनी प्रोविज़न रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीज़नशिप, राइट। पार्लियामेंट के पास वो सारे प्रोविज़न्स हैं जो वो चाहे सिटीज़नशिप पे कोई भी प्रोविज़न्स लगा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर विल। फिर सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 पढ़ेंगे हम, जो किससे डील करता है। हमने देखा था कि एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीज़नशिप से डील करता है, ठीक है। ऑल्दो ये कॉमनवेल्थ सिटीज़नशिप को भी मतलब अपने अंदर इंक्लूड करता था, बट उस प्रोविज़न्स को रिपील कर दिया गया है बाय द सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। अब एक्विजिशन कैसे कर सकते हो आप सिटीज़नशिप, तो अंडर द सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 मेड बाय पार्लियामेंट आप एक्वायर कर सकते हो बाय बर्थ, डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। बाय बर्थ कैसे, तो जो भी पर्सन इंडिया में आफ्टर जनवरी 26, 1950 बॉर्न हुए हैं और जुलाई 1, 1987 से पहले बॉर्न हुए हैं, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएंगे बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ ईज़ अ पेरेंट। इवन दो अगर उनके पेरेंट कहीं और की नेशनैलिटी ले रखा है उन्होंने या किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप आफ्टर मतलब 26, 1950 से जुलाई 1, 1987 के बीच में बॉर्न हुए हो, ठीक है, तो आप सिटीज़न हो इंडिया के, उससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पेरेंट्स थे या नहीं, ठीक है। फिर एक पर्सन जो कि आफ्टर जुलाई 1, 1987 में बॉर्न हुआ है लेकिन बिफोर December 3, 2004 is considered as a citizen of India only if either of his parent is a citizen of India at the time of his birth। तो उस टाइम पे, अब अगर इस डेट के बीच में हो जुलाई 1 से लेके 3, 2024 तक, अगर इस टाइम पे आप बॉर्न हुए तो अब आपके पेरेंट्स को सिटीज़न होना चाहिए आपके बर्थ के टाइम पे, ठीक है, तभी आपको सिटीज़नशिप मिलेगी। फर्दर जो December 3, 2004 से लेकर
के बाद बॉर्न हुए हैं आर कंसिडर्ड इंडिया ओनली इफ बोथ देयर पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तभी अगर इसके बाद आप बॉर्न हुए हो तो जब आपके दोनों पेरेंट्स सिटीजन होंगे इंडिया के एट टाइम ऑफ योर बर्थ, तभी आपको सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, या फिर आपके कोई माता या पिता कोई एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया और जो अदर है वो इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। आपके जन्म के समय में वो ये इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलीगली ये आपके मतलब इलीगली ये इंडिया में माइग्रेटेड ना हो अगर, और सिर्फ आपके मम्मी या सिर्फ पापा, मान लीजिए आप दिसंबर 3, 2004 के बाद जन्म लेते हो। ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? अगर आपकी मम्मी सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन पापा इलीगल माइग्रेंट नहीं, या फिर आपके पापा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैं आपके बर्थ के टाइम पे थे एंड आपकी मम्मी उस टाइम पे इलीगल माइग्रेंट नहीं थी, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के चिल्ड्रन होते हैं, पोस्टेड होते हैं इंडिया में या फिर एनिमी एलियंस में, वो एक्वायर नहीं कर सकते इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, वो बाय बर्थ नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और प्रोविजंस होंगे। ठीक है, नाउ बाय डिसेंट अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया और ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर दिसंबर 10, 1992, अब इन दोनों के बीच में अगर आप बॉर्न हुए हो, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ ही अ फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हीज बर्थ। तो वो चाहे तो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है अगर उसके पिता, मदर नहीं, पिता सिटीजन थे उनके बर्थ के टाइम पे। ठीक है, एक पर्सन जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ हो, ठीक है, बाय डिसेंट की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम बाय बर्थ की बात कर रहे थे, बाय डिसेंट की बात है। ठीक है, जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ हो आफ्टर दिसंबर 10, 1992, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाएगा अगर उनके पेरेंट्स, ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स, इधर मदर और फादर, सिटीजन ऑफ इंडिया थे एट द टाइम ऑफ हीज बर्थ। ठीक है, फिर आफ्टर दिस फ्रॉम दिसंबर 3, 2004 ऑनवर्ड, किसी भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुआ है वो सिटीजन नहीं होगा ऑफ इंडिया बाय डिसेंट जब तक कि उसके बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर। ठीक है, उनका बर्थ रजिस्टर्ड नहीं हो जाता है इंडियन कॉन्सुलेट में 1 साल के अंदर। ठीक है, by the permission of central government after the expiry of the said period। ठीक है, अब मान लो जैसे कि हमने इतना कुछ पढ़ा, अब यहाँ पे आप दिसंबर 3, 2004 के ऑनवर्ड कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया बॉर्न होता है। ठीक है, तो वो सिटीजनशिप लेना चाहे तो कैसे लेगा? वो तभी सिटीजनशिप बाय डिसेंट ले सकता है जब उनका बर्थ जो है वो रजिस्टर्ड है इंडियन कॉन्सुलेट में विद इन 1 ईयर। ठीक है, बाय द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके लिए एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कॉन्सुलेट शैल बी अकम्पेन्ड बाय अंडरटेकिंग एंड राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ सच माइनर चाइल्ड। तो उस माइनर चाइल्ड के पेरेंट्स को ये एप्लीकेशन डालनी होती है एंड दैट ही शी डज नॉट होल्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तब जाके उस माइनर चाइल्ड को सिटीजनशिप मिलता है। फर्दर अ माइनर हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू or of descent and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India। Obviously the moment आप किसी और country का citizenship acquire करोगे, आप इंडिया के citizen नहीं होगे, और if he or she does not renounce the citizenship or nationality of another country within 6 months of his or attaining full age। तो full age attain करने से पहले अगर आप, मतलब एक तो ये कंडीशन हो गया, देखो फर्दर एक माइनर है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न वो सिटीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन उसने द मोमेंट उस कंट्री के सिटीज़न जो किसी और कंट्री के सिटीज़नशिप को एक्वायर किया, उसके वो इंडिया का सिटीज़नशिप नहीं रहा, या फिर वो रिनाउंस कर देता है सिटीज़नशिप और नेशनैलिटी ऑफ अनदर कंट्री विद इन 6 मंथ ऑफ हीज अटेनिंग फुल एज। ठीक है, मान लो देखो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, एक माइनर चाइल्ड है, जो माइनर कौन हुआ? जो 18 प्लस नहीं होता है। ठीक है, एक माइनर चाइल्ड। ठीक है, आफ्टर बीइंग बॉर्न यहाँ लिखा है आफ्टर बीइंग बॉर्न, वो अगर रिनाउंस नहीं करता है, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द फुल एज मतलब वो एडल्ट होने से पहले, मान लो वो 18 प्लस अभी नहीं है, ठीक है, माइनर है। ठीक है, जो 18 प्लस नहीं है वो माइनर है। ठीक है, और उसे अब सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है। ठीक है,
तो उसके लिए पहले तो देखा जाएगा कि वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप तो होल्ड नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है, ठीक है। और अगर उसने 18+ होने से पहले, ठीक है, बिफोर बीइंग 18+, उसने अगर जिस भी वो अदर कंट्री का सिटीज़न था, ठीक है, अगर ये कोई एक्स कंट्री है उसका ये सिटीज़न था, उसके सिटीज़नशिप को इसने छोड़ दिया है बिफोर बीइंग 18+ और बिफोर बीइंग 18 ईयर ओल्ड, अगर उसने उस कंट्री के सिटीज़नशिप को छोड़ दिया है तब वो जाकर इंडिया का सिटीज़न बन सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। गॉट इट? फिर बाय रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट may register as a citizen of India any person not being an illegal migrant। वो illegal migrant बस नहीं होना चाहिए, otherwise any person can be registered by the central government अगर he or she belong to any of the following category। अब इनमें से कोई भी कैटेगरी, ये नहीं कि ये सारे 5 कैटेगरी फुलफिल करने होंगे उसे, कोई भी इनमें से, जैसे कि वो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन का इंसान है, ठीक है, हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका ओरिजिन इंडिया का है, यानी कि आपके किसी भी एंसेस्टर इंडिया के थे, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है अगर आप 7 साल से इंडिया में रह रहे हो तो, ठीक है, एप्लीकेशन डालोगे आपको मिल जाएगा। या फिर वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, who is ordinarily resident in any country or place outside in undivided India, ठीक है, जो कि ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है किसी भी कंट्री में या प्लेस में आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है। आप मतलब इसका और इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें अंतर ये है कि ये भी इंडियन ओरिजिन का था, ये भी इंडियन ओरिजिन का था, ठीक है, लेकिन इनको ऑर्डिनरली इंडिया में फॉर 7 years अगर आप रह रहे हो तब आप एप्लीकेशन डालोगे रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये इंडियन ओरिजिन का है जो कि ऑर्डिनरली किसी भी कंट्री या प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया रह रहा है, ठीक है, यानी कि आप पाकिस्तान में भी नहीं रह रहे होने चाहिए, आप आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया रह रहे हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डिनरली रह रहे थे, ठीक है, आपका प्लेस, आपका रेसिडेंस एक्चुअली में यहाँ था बट आप ऑर्डिनरली वहाँ रह रहे थे। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ठीक है। बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डालने से पहले जो भी मैरिड है टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years, ठीक है, ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखो कि आप इंडियन ओरिजिन के नहीं हो, आप फॉरेनर हो, आप इंडिया के किसी सिटीजन से शादी करते हो तो आपको 7 साल यहाँ पे रहना होगा, तब जाकर आप इंडिया के सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो। वो माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो जो भी माइनर चिल्ड्रन है पर्सन के जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दे कैन ऑल्सो एक्वायर रजिस्ट्रेशन वाला सिटीजनशिप, ठीक है। अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एक पर्सन जो कि 18+ है और जिसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड है सिटीजन ऑफ इंडिया, दे कैन ऑल्सो fill up the form application। person of full age capacity who or either of his parents was earlier citizen of independent India and is ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application for registration। आप पहले इंडियन सिटीजन थे, अब नहीं हो, ठीक है, या आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन पहले रह चुके हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, तब आप इंडिया में रिसाइड करते हो फॉर 12 months, आप 12 months से इंडिया में रिसाइड कर रहे हो और आप पहले इंडिया के सिटीज़न थे या आपके पेरेंट्स पहले इंडिया के सिटीज़न थे, तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। जो फुल एज का है, कैपेसिटी का है और रजिस्टर्ड है एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर फॉर 5 years एंड हु इज़ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एक कार्ड मिलता है, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो अगर आप, और 5 साल से कार्ड होल्डर हो और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया हो फॉर 12 months, ठीक है, आप 12 months से इंडिया में रह रहे हो तो आप एप्लीकेशन
फॉर रजिस्ट्रेशन फिलअप कर सकते हो। किम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर अगस्त 15 1947, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पर्सन जो कि चाहते शैल बी डीम टू बी, वो इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन के कहलाएंगे। अब वहाँ पे बात थी ना इंडियन ओरिजिन, तो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन को डिफाइन किया हुआ है कि इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो वो पर्सन डीम टू बी एन इंडियन ओरिजिन अगर ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स जो थे वो बॉर्न हुए थे, ठीक है, इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन सच अदर टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द अगस्त 15 1947, ठीक है। जो अगस्त 15 1947 के टाइम पे बॉन्ड पेरेंट्स थे उन लोगों के जो अभी आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उन्हें इंडियन ओरिजिन माना जाता है। जिनके माँ बाप इंडिया से हों, इंडिया के बॉन्ड मेंबर्स हों, जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, जिनके पेरेंट्स का, उन लोगों को इंडिया का ओरिजिन माना जाता है, उन्हें इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, मान लो 15 अगस्त 1947 में मेरे मम्मी पापा इंडिया में बॉन्ड हुए थे और मैं इंडिया के सिटीजन नहीं हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, तो फिर भी मैं इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगी, ठीक है। ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ओथ ऑफ एलिजेंस लेना होता है बिफोर रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन सभी जो भी 5 कैटेगरी ऑफ सिटीजन, आप जिस भी 5 कैटेगरी के थ्रू जिस भी कोई भी 5 कैटेगरी के थ्रू सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेल करते हो थ्रू रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्टर्ड होने से पहले आपको एक ओथ दिलवाया जाता है, यही लिखा हुआ है। फिर बाय नेचुरलाइजेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर सकते हैं कुछ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन किसी भी पर्सन को, बस वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने ये क्वालिफिकेशंस को फुलफिल किया। अब ये 5 क्वालिफिकेशन फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। ईदर ऑफ द क्वालिफिकेशंस नहीं लिखा है, ये पूरे क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। क्या है वो क्वालिफिकेशन कि वो सब्जेक्ट टू नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वो किसी कंट्री के किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं होना चाहिए जहाँ पे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। मान लो मैं एक ऐसे कंट्री एक्स में जाती हूँ जहाँ पे इंडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप नहीं दी जाती। अगर आप उस कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। If he she is a citizen of any country, they undertake to renounce the citizenship of that country in the event of their application for Indian citizenship being accepted, ठीक है। अब दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आप सिटीज़न हो किसी कंट्री के, मान लो आप वाई कंट्री के सिटीज़न हो, ठीक है, और आप उस सिटीजनशिप को छोड़ते हो, ठीक है, अंडरटेक एंड दे अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप। आप इसलिए छोड़ रहे हो ताकि आप इंडिया के सिटीजन बन सको, तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। दैट इज ही शी इधर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया। मान लो आप इंडियन गवर्नमेंट के किसी सर्विस में हो और इंडिया में रिसाइड करते हो, या फिर पार्टली वन एंड पार्टली द अदर, या फिर आप मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं हो लेकिन रिसाइड करते हो, ठीक है, थ्रू द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months, अगर 12 months से आप इंडिया में रिसाइड करते हो, ठीक है, और मान लो 6 months से आप गवर्नमेंट, होना तो चाहिए दोनों लेकिन पार्टली हो सकता है, पार्टली वन या पार्टली अदर हो सकता है। मान लो 12 months से आप रिसाइड नहीं कर रहे हो लेकिन 12 months से आप इंडिया के गवर्नमेंट के सर्विस में हो, या फिर 6 months से आप इंडिया के गवर्नमेंट में के सर्विस में और 12 months से आप रिसाइड कर रहे हो, तो फिर आपको ये कंसिडरेशन में लिया जा सकता है कि आपको सिटीजनशिप दिया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। During 14 years immediately preceding the said period of 12 months, he she has earlier resided in India or been in the service of a government of India or partly the one and partly the other for periods amounting the aggregate to not less than 11 years, ठीक है। 11 years से यहाँ पे है कि आपको 11 years से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस में होना चाहिए या फिर रिसाइडेड होना चाहिए 12 months से रेगुलरली इंडिया में, ठीक है। और इस सिटीजनशिप एक्ट 2019 को रिड्यूस कर दिया गया था इस पीरियड को ऑफ रेसिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नॉट लेस देन 5 years। अब 11 years से घट के 5 years हो गया था आफ्टर एक्ट ऑफ 2019, ठीक है।
कौन से पर्सन के लिए? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, क्रिश्चियन कम्युनिटी इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो सिर्फ इन लोगों के लिए ये जो ईयर्स हैं वो रिड्यूस होकर 5 हुए थे, बाकी लोगों के लिए वो सेम थे। ठीक है, 11 ईयर्स थे। फिर इफ ही शी इज़ अ गुड कैरेक्टर, अच्छा अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सिटीजनशिप इस बेसिस पर देना चाहती है, तो ऑब्वियसली मतलब ये भी मतलब ये जो जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना अभी क्लॉजेज ABCD, ये सारे फुलफिल होने चाहिए। अगर आप ये सारे चीज़ों को फुलफिल करते हो लेकिन ये वाला फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो भी आपको नहीं मिलने वाला बाय नेचुरलाइजेशन। आपको सारे कंडीशंस फुलफिल करने होंगे। ओके, that he she has an adequate knowledge of a language specified in English schedule to the constitution, sorry 8th schedule to the constitution। 8th schedule में जितने भी लैंग्वेज दिए हैं, अगर आपको उनका adequate knowledge है तो आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है सिटीजन बन सकते हो। एंड दैट इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन being granted to him her he she intends to reside in India or to enter into or continue in service under the government of India or under an international organization of which India is a member or under a society, company or body or person established in India। अब इस इतने बड़े से पैराग्राफ का सिंपल सा बस ये मतलब था कि द मोमेंट आपको सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है, तो आपको रिसाइड करना होगा इंडिया में, या तो आपको इंटर करना होगा या कंटिन्यू करना होगा उस सर्विस में जो गवर्नमेंट के इंडिया के सर्विस में जो आप थे उस सर्विस में कंटिन्यू करना होगा, या फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया एक मेंबर है उसका पार्ट होना होगा, या फिर अंडर अ सोसाइटी, कंपनी और बॉडी ऑफ पर्सन जो इस्टेब्लिश है इंडिया में, कोई भी सोसाइटी, कंपनी या बॉडी ऑफ पर्सन जो इस्टेब्लिश है इंडिया में उसका पार्ट होना होगा। तो ये 4 और कंडीशन है जो आफ्टर बीइंग गिवन द नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको फुलफिल करने हैं। ठीक है, क्या क्या? रिसाइड करना है गवर्नमेंट ऑफ सर्विस में, या तो कंटिन्यू करना है, या तो सब में और लिखा है, ठीक है, या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है जिसका इंडिया मेंबर है, एंड मतलब वर्क करना है, सर्विस करना है एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया मेंबर है, या अंडर अ सोसाइटी वर्क करना है, कंपनी वर्क करना है, या बॉडी वर्क करना है जो इस्टेब्लिश है इंडिया में। ठीक है, मतलब आपको इंडिया में रह के ही काम करना होगा अगर आप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से इंडिया के सिटीजन बनते हो। However, government of India may waive all or any of the above condition for the naturalization in case of person who has rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और ह्यूमन प्रोग्रेस। अब अगर आप इन फील्ड में हो और इस चीज़ के लिए आप किसी भी एबव कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, वो फिर भी चाहे तो आपको दे सकती है सिटीजनशिप, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो ऑर्डिनरी पीपल नहीं करते। जैसे आप साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, इन चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल रहा है उसके बदले। एवरी नेचुरलाइज सिटीजन को ओथ लेना होता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओथ ऑफ एलिजेंस लेना होता है। 5th कंडीशन है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, एंड 6th है बाय स्पेशल प्रोविजन एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब यह है कि अगर किसी भी फॉरेन टेरिटरी, कोई भी फॉरेन टेरिटरी जो पार्ट बनता है इंडिया का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है कि जो पर्सन है उस फॉरेन टेरिटरी के, उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिया जाए। ठीक है, वो पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया बने हैं नोटिफाइड डेट में, जैसे पुडुचेरी को एक्वायर किया गया, उसके टेरिटरी को एक्वायर करके अपने कंट्री में लाया गया, तो वहाँ के सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन चुके थे। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इशू किया था ऑर्डर, दैट इज सिटीजनशिप पॉन्डिचेरी ऑर्डर ऑफ 1962 अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, दैट इज व्हाट इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी इज। फिर स्पेशल प्रोविजन क्या है एज टू सिटीजनशिप पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में ऐड किए गए थे वो स्पेशल प्रोविज़न उन सिटीजन्स को देने के लिए जो असम अकॉर्ड में है। ठीक है, फॉरेनर्स इशू से जो चल रहे थे, जैसे कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का डेफिनेशन हमने देखा है, जो असम में आए बिफोर जनवरी 1966 फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, असम और मेघालय, मणिपुर के बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रही थी ना बांग्लादेश से, तो इसीलिए कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं फॉर दोज पीपल रिसाइडिंग इन असम जो जनवरी 1, 1966 से इंडियन ओरिजिन के हैं, जो असम में आए हैं, एंड हु हैव बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन असम सिंस डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू असम, जो एक बार इंटर होने के बाद वापस नहीं गए, जो उसके बाद से असम में ही रह रहे हैं।
उन्हें सिटीज़न ऑफ इंडिया जनवरी 1, 1966 से घोषित किया गया, ठीक है। और वो हर पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, जो असम में आता है आफ्टर जनवरी 1, 1966 बट मार्च 25, 1977 के पहले से, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश, हु हैज़ बिन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन असम सिंस द डेट ऑफ वीज़ा एंट्री टू असम एंड हु हैज़ बिन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ। तो उनको रजिस्टर करना होगा खुद को फॉर बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। उनको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर वो बांग्लादेश से आए हैं और फ्रॉम जनवरी 1, 1966 एंड बिफोर मार्च 25, 1977 अगर आप बांग्लादेश के ऐसे पर्सन हो जो कि आप इंडियन ओरिजिन के हो, तो और द मोमेंट यू हैव एंटर्ड यू हैव नॉट रिटर्न बैक, आप तब से रिसाइड कर रहे हो, तो आपको रजिस्टर करना होगा। उस रजिस्टर्ड पर्सन को सिटीजन बनाया जा सकता है फॉर ऑल पर्पस एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। तो द मोमेंट यू हैव बीन डिटेक्टेड एज अ फॉरेनर 10 साल से पहले ही आपको रजिस्टर करना है। यू नो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 years अगर आप कर लेते हो खुद को रजिस्टर, तो फिर आपको सेम राइट्स और सेम ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया दिए जाते हैं, एक्सेप्टिंग द राइट टू वोट। बस एक एक्सेप्शन है कि आपको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था, इसको आप एक बार और रीड कर लेना फॉर बेटर क्लैरिटी, कि आप इसको मेमोराइज कर सको, ठीक है। कि आप अगर जनवरी 1 से 1966 और बिफोर मार्च 25, 1971 इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो, असम में आते हो और तब से आप रिसाइड कर रहे हो और डिटेक्ट किए जाते हो एज अ फॉरेनर, तो 10 साल के अंदर आपको रजिस्टर करना है। द मोमेंट आप 10 साल के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाते हो, तो आपको सेम राइट्स तो दिए जाएंगे, ऑब्लिगेशंस भी दिए जाएंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन आपको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, ओके। फिर 7th है स्पेशल प्रोविज़न एज टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन। तो अब हम ये सेकेंड पार्ट में करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा होता जा रहा है और कंफ्यूजिंग भी होता जा रहा है, राइट। तो इसके बाद वाला जितना चैप्टर है वी विल बी डूइंग ओके इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप को पढ़ेंगे और बस इसके बाद हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। ओवरसीज सिटीजनशिप पढ़ना है एक बार और कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस और आर्टिकल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इन चीज़ों से, तो उन्हें पढ़ने के बाद हम थोड़ा मोड़ा और समझेंगे कि कार्ड होल्ड फॉरेनर्स क्या होते हैं ना, एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।